एंडोक्राइन सिस्टम को हम बाद में देखते हैं, पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में आपको पता है कि जो भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके काम करते हैं ना, डिवीजन ऑफ लेबर है हमारी बॉडी के अंदर। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो हमारी बॉडी में दो ऐसे मेजर ऑर्गन्स हैं जो ये काम कर रहे हैं हमारे लिए कम्युनिकेशन का, यानी कि फॉर एग्जांपल ब्रेन से मैसेजेस लेकर जा रहे हैं दूसरे ऑर्गन्स तक, और दूसरे ऑर्गन्स से मैसेजेस वापस लेकर आ रहे हैं ब्रेन तक। ठीक है, ताकि उनको प्रोसेस किया जा सके। तो वो दो ऑर्गन्स कौन से हैं? एक तो है हमारे पास नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो दो ऐसे सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। वो क्या है? नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम। सही है, तो एंडोक्राइन सिस्टम किस लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। सही है, और एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली होता क्या है? हमारी बॉडी में ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि बहुत से सिक्रीशंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। वो केमिकल सिक्रीशंस बेसिकली क्या करती हैं? कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये जो जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका जो पूरा एक सिस्टम है उसको आप एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हॉर्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, एंडोक्राइन एक ऐसा जी आपको पता है ना, मैम। सिस्टम वो होता है जिसके बहुत सारे जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन, सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम में बहुत से ऑर्गन्स आप जो समझ लें वो क्या है? ग्लैंड्स की फॉर्म में है। यानी कि जैसे एड्रीनल ग्लैंड है तो वो कहाँ मौजूद है? किडनी में मौजूद है। सही है, पेनक्रियाज है तो वो कहाँ मौजूद है? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो वो एंडोक्राइन सिस्टम बना देते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली कर क्या रहा होता है? इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स हमारी बॉडी में सिक्रीट कर रहा होता है फॉर द कम्युनिकेशन। अच्छा, मैंने कहा था दो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन अब हम थोड़ा सा उसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन में डिफरेंसेस क्या है। अगर हम सिग्नलिंग मैकेनिज्म की बात करें, सिग्नलिंग मींस क्या कर रहे हैं? मैसेजिंग की बात करें कि वो किस फॉर्म में मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन से ऑर्गन्स तक और ऑर्गन से ब्रेन तक। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो उसकी जो मैकेनिज्म है वो केमिकल है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया ना, एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं वो केमिकल सिक्रीट करते हैं। केमिकल जो है वो, उन केमिकल्स को बेसिकली नाम क्या है? हॉर्मोन्स है। ठीक है, हॉर्मोन्स आर बेसिकली केमिकल्स इन नेचर। और नर्वस सिस्टम किस तरह से कम्युनिकेट करता है? दो तरीके से कर सकता है। उसके केमिकल सिग्नल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, केमिकल सिग्नल्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। उसके बाद प्राइमरी केमिकल सिग्नल की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम का प्राइमरी केमिकल सिग्नल क्या है? हॉर्मोन्स। जैसे वो हम कहते हैं ना कि इसका बिल्डिंग यूनिट क्या है, किसी भी ऑर्गन का बिल्डिंग यूनिट क्या है या सेल का बिल्डिंग यूनिट क्या है, तो वो इसका जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो प्राइमरी केमिकल सिग्नल है वो है हॉर्मोन्स। और नर्वस सिस्टम का क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। यानी कि जो मेजर कम्युनिकेशन होती है एंडोक्राइन सिस्टम में वो हॉर्मोन्स है। मेजर प्लेयर्स जो है एंडोक्राइन सिस्टम की वो हॉर्मोन्स है, और नर्वस सिस्टम के मेजर प्लेयर्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जैसे डोपामीन वगैरह है, एपिनेफ्रीन वगैरह है, इस तरह की चीजें, ड्रग्स जो होती हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दोनों तरह के मैसेजेस ले के जा सकते हैं। दोनों तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी कर सकता है और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग में तो आप समझ जाएंगे कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हॉट है तो हमारी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी हॉट टेम्परेचर के रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो वहां तक इंफॉर्मेशन ले जाएगा। ठीक है, शॉर्ट की अभी हम आगे बात करते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो ऑलवेज शॉर्ट, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता बहुत ज्यादा, वो शॉर्ट डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स टाइम। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे किस तरह से वो कोई भी सिचुएशन आ गई है तो एंडोक्राइन सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम क्या है और नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो दोनों तरीके से रिस्पॉन्स कर सकता है, फास्ट भी है और स्लो भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी का टेम्परेचर बॉडी का ब्लड प्रेशर अगर आपने करना है, होम्योस्टेटिक कंडीशन में लेकर जाना है, ठीक है, तो ये एक स्लो सा प्रोसेस है, इतनी जल्दी से एकदम से ब्लड प्रेशर नहीं हो जाता ठीक। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो स्लो भी कर सकता है। और इसके अलावा भी फास्ट रिस्पॉन्स में ये भी होता है, जैसे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन वाला वो बीच में आप जब बिल्कुल एंड वाली स्टेजेस होती हैं तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं और बहुत कम गैप के साथ हो जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास फास्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है कि ऑक्सीटोसिन जल्दी से अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है।
उसके बाद नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो ऑलवेज फास्ट। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो कि मिले हुए हैं, तो नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी आपने एग्जांपल दी है वो वाली एग्जांपल भी आ सकती है कि अगर हम हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते हैं तो वो फौरन से हमें विड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को टारगेट करता है और नर्वस सिस्टम जो है वो दोनों में काम कर रहा होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को भी टारगेट कर रहा होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। इंटरनल से मुराद ये कि एंडोक्राइन सिस्टम के इंटरनल ऑर्गन्स तो कोई भी नहीं है ना, नर्वस सिस्टम के तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के तो बहुत सारे ऑर्गन्स कोई कहीं मौजूद है कोई कहीं मौजूद है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है विद द हेल्प ऑफ ब्लड स्ट्रीम अपना एक्शन करता है, ठीक है, लेकिन नर्वस सिस्टम के पास उसके न्यूरॉन्स मौजूद हैं ये सब करने के लिए। तो इसलिए वो दोनों टारगेट कर सकता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। जी, अब हमने केमिकल्स की बात की थी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है वो कम्युनिकेशन या सिग्नलिंग किसके थ्रू करता है, केमिकल्स के थ्रू करता है, ठीक है। और वो केमिकल्स क्या है, हॉर्मोन्स। अब हमारे पास हार्मोन, अब वो केमिकल सिग्नलिंग की भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। वो कौन सी टाइप्स हैं, सबसे पहले तो हमारी फॉर एग्जांपल जो है ऑटोक्राइन है। अ सेल टारगेट्स इटसेल्फ। टारगेट्स का मतलब ये नहीं है कि वो एपोप्टोसिस कर रहा है, टारगेट का मतलब ये है टारगेट सेल इसके अंदर वो हम कह रहे हैं जहां तक इंफॉर्मेशन लेकर जानी है या जहां तक मैसेज पहुंचाना है, ठीक है। तो ऑटोक्राइन इज अ फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग जिसमें एक सेल अपने आप को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले गया कि ये करना था, ठीक है। तो ये ऑटोक्राइन में आ जाता है। अ सेल टारगेट्स इटसेल्फ। सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शंस, आपको पता है ना डिफरेंट सेल्स के अंदर जो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स वगैरह जैसे, तो उनके दरमियान में जो है वो गैप जंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। टारगेट सेल आपने ध्यान रखना, टारगेट सेल वो सेल है जहां पर मैसेज लेकर जाना है, सही है। और सिग्नलिंग सेल वो है जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है, जो मैसेज भेज रहा है। अच्छा, अभी सेकंड वाले में अगर आप देखें सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शंस, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग क्या है, गैप जंक्शंस के थ्रू जो है सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नलिंग। अच्छा, उसके बाद पैराक्राइन आ जाता है। पैराक्राइन में क्या होता है, सेल टारगेट्स अ नियर बाय सेल, ठीक है। उसके अंदर जो सिग्नलिंग सेल है वो और जो टारगेट सेल है वो बहुत एक दूसरे की करीब विसिनिटी में मौजूद है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मौजूद है, ठीक है, दूर नहीं है एक दूसरे से। तो वहां तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, सिग्नलिंग सेल भी करीब है और टारगेट सेल भी करीब है। तो इस तरह की हम केमिकल सिग्नलिंग को कहेंगे पैराक्राइन, ठीक है। देखो गैप जंक्शन में बिल्कुल ही वो साथ जुड़े हुए थे, ऑटोक्राइन में तो कोई दूसरा टारगेट सेल था ही नहीं, एक ही सेल था। गैप जंक्शन में बिल्कुल साथ जुड़े हुए सेल्स थे। पैराक्राइन में थोड़े से अब सेल दूर हैं, ठीक है। आप इसकी एक वो बनाओ, हायरार्की सी बनाओ, एक सेल बिल्कुल अकेला है, दूसरा साथ जुड़ा है, फिर अगला वाला थोड़ा अलग हो गया, और उसके बाद जो एंडोक्राइन जिसको हम बेसिकली स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अ सेल टारगेट्स अ डिस्टेंट सेल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जो करीब करीब सेल है उसमें उनको ब्लड स्ट्रीम की जरूरत नहीं पड़ रही। यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसके अंदर उनको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मैसेज लेकर जा रहे हैं टारगेट सेल तक। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर ब्रेन है उसने डाइजेस्टिव सिस्टम तक लेकर जाना है तो कितना लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ब्रेन से जो हार्मोन है वो मूव करेगा टुवर्ड्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस केमिकल फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग को हम कहते हैं बेसिकली एंडोक्राइन, ठीक है, जिसको हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया। हमारे पास चार टाइप्स हैं, ऑटोक्राइन है, सिग्नलिंग अक्रॉस गैप जंक्शंस है, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन। और हम आज स्टडी जो कर रहे हैं केमिकल फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग वो है एंडोक्राइन। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, मैंने बात की थी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो वर्क करता है किसके थ्रू, ग्लैंड्स के थ्रू। तो ग्लैंड्स बेसिकली क्या होते हैं कि वो सिक्रीट करते हैं केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, मैसेजेस पहुंचाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी पे। और वो जो केमिकल्स हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, हार्मोन्स। हमें पता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे होते हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम मेजर और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो हमारी बॉडी में मेजर 9 जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। पाइनियल ग्लैंड भी हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और ये हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी आपको पता है कि हमारी बॉडी के मास्टर ग्लैंड का नाम दिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करता है और हमारी बॉडी में होमियोस्टेसिस मेंटेन करता है।
उसके बाद हमारे पास है पेनक्रियाज है, ओवरीज है, टेस्टिस है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड, इन सबको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। आगे मूव करते हैं जी। हार्मोन्स की मैंने आपको बात बता दी है कि हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं और किसके थ्रू मूव करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मूव करते हैं, सही है। और क्यों मूव करते हैं, ताकि आप फिजियोलॉजी या कोई बिहेवियर जो है, अगर कोई किसी सेल की फंक्शनिंग या बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, उस तक इंफॉर्मेशन लेके जाई जा सके। किस तरह से करते हैं, जब भी कोई हार्मोन किसी रिसेप्टर पे जाके, देखो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, किसी भी सेल को कैसे पता लगेगा कि हार्मोन आ गया या कोई मैसेज लेकर आया है, ठीक है। तो आपको पता है सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, हर तरह के रिसेप्टर्स, हर चीज के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो हार्मोन्स जैसे ही अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करते हैं, तो एक पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स इनिशिएट हो जाता है। ये हम आगे देखेंगे भी कि कौन से वो चेन ऑफ इवेंट्स हैं जो इनिशिएट होते हैं और लीड्स टू द टारगेट सेल रिस्पॉन्स। टारगेट सेल रिस्पॉन्स यानी कि तभी करता है जब हार्मोन जो है वो उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है फाइनली जी। अब ये दीज रिस्पॉन्सेज किस में कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्मोन जो है वो इंफॉर्मेशन लेकर गया है कि आपने रेप्लिकेशन करनी है, तो ह्यूमन गैमीट्स की फॉर्मेशन करनी है, ह्यूमन प्रोडक्शन में आ गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज यानी कि सेल को रेप्लिकेशन करने का कह रहा है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट या स्लो करने का कह रहा है। इसके अलावा सोडियम या इम्बैलेंस हो गया, हमारे ब्लड के अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया या पोटेशियम कम हो गया है, तो इस फॉर्म में भी वो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा होता है। यानी कि सारी जो आती है आपकी होम्योस्टेसिस में आ रही है, हमने पढ़ी है ना होम्योस्टेसिस। इसके अलावा स्लीप पैटर्न्स हमारे कंट्रोल कर रहा होता है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो बेसिकली हमारे स्लीप पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जी अच्छा, अब हार्मोन्स की टाइप्स पे हम आ जाते हैं। हमारे जो हार्मोन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो डिफरेंट है लेकिन दो मेजर ग्रुप्स हैं। एक है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का ग्रुप होता है और एक है हमारे पास लिपिड्स का ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ इससे ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। हॉर्मोन्स की हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स में डिवीजन होती है, ठीक है। एक हॉर्मोन्स क्या है, वो स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या है, जो लिपिड के डेरिवेटिव्स हैं। स्टीरॉइड्स में हमारे पास क्या एग्जांपल्स आ जाती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये कॉर्टिकल हॉर्मोन्स, ये सारे हम हॉर्मोन्स पढ़ेंगे अभी। सिर्फ आप इसको ये याद रखें कि हॉर्मोन्स की हमारे पास बेसिकली दो मेजर टाइप्स हैं, स्टीरॉइडल हार्मोन्स होते हैं और नॉन स्टीरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। नॉन स्टीरॉइडल हार्मोन्स मींस जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, अब उन वाले में हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स भी आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, ग्लूकागॉन वगैरह है, ये हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं जैसे थायराइडल हार्मोन्स हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास मिस्केलेनियस वाले आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि अमाइंस वाले आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आप लिखा हुआ ना, ये देखो तीन कौन से मेजर है, अमाइंस वाले, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अमाइंस आपको पता है कौन से वाले हैं, सिंपल, ये मैं आपको यहाँ इससे बेहतर क्लियर होगा आपको। देखो अमाइन हार्मोन्स, हार्मोन्स में कौन से वाले अमाइन हार्मोन्स होते हैं जिनके एंड पे ये अमाइन ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। NH2 नजर आ रहा है ना, जिनके एंड पर अमाइन ग्रुप अटैच है, तो वो कौन किस क्लास में आते हैं, हार्मोन की अमाइन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है नॉर एपिनेफ्रीन की, कार्बोक्सिल ग्रुप्स की, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन उसकी एक एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। अब वो पेप्टाइड आपको पता है ना, शॉर्ट चेन्स होती हैं ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड, वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं ना होती। पेप्टाइड्स जो होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन्स नहीं होती, वो शॉर्ट चेन्स होती हैं ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड। ये देखो ग्लाइसिन, ल्यूसीन, ये सारी जो है ये लिंक्ड चेन्स है। ये एक आप समझ लो कि पेप्टाइड चेन है पूरी अमाइनो एसिड्स की, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है ये, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास ऑक्सीटोसिन। प्रोटीन हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है प्रोटीन्स कौन सी होती है, लॉन्ग चेन्स ऑफ लिंक्ड अमाइनो एसिड, यानी कि प्रॉपर जो कन्फर्मेशन होती है, जो डिफरेंट चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जब आपस में लिंक करती हैं तो वो एक प्रोटीन बना देती हैं। तो प्रोटीन हार्मोन्स अलग होते हैं हमारे पास, सही है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटीन हार्मोन। तो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, वो क्या थी, स्टीरॉइड हार्मोन्स। स्टीरॉइड हार्मोन्स कौन से हैं, डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जिनके एंड पे ये वाला कोलेस्ट्रॉल वाला ग्रुप अटैच होता है, CH3 और इसके साथ C के साथ डबल बॉन्ड O है, ठीक है। ये लिपिड डेरिवेटिव्स है। इसमें कौन से एग्जांपल है हमारे पास, प्रोजेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन्स में टेस्टोस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टेरॉन, सही है। तो हमारे पास दो मेजर क्लासेस हैं
जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन से रिलेटेड आ जाती है, और एक हमारे पास क्लास है स्टीरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। अब प्रोटीन वाले में हमारे पास अमाइन भी आ जाता है, पेप्टाइड भी आ जाता है, और प्रोटीन भी आ जाता है, और जो सेकंड क्लास है उसके अंदर स्टीरॉयड आ जाता है। अमाइन के अंदर वो इस ग्रुप के हिसाब से हमने उसको नाम दिया, वैसे ही क्लियर हो गया। हार्मोन की दो मेजर क्लासेस हैं। अब हार्मोन्स जो हैं वो लेकर तो जाते हैं मैसेज, लेकिन उनका पाथवे क्या होता है? देखो जैसे मैंने कहा ना, डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, प्रोटीन बेस्ड भी होते हैं, अमाइन बेस्ड भी होते हैं, स्टीरॉयड बेस्ड भी होते हैं। तो अब इनकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। जो स्टीरॉयड्स हैं वो बेसिकली क्या है, लिपिड डेरिवेटिव्स हैं। अगर लेट से कम्युनिकेशन करनी है इंट्रासेलुलर, कोई भी सेल जो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने लेकर, हार्मोन ने कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर जानी है सेल के अंदर, तो वो कैसे पास करेगा? सेल मेम्ब्रेन से। इसका मतलब है कि सारी मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं, है ना, सेल मेम्ब्रेन से भी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी, और वो डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांसलेशन भी और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनी प्रोटीन, जो भी वो करवाना चाहते हैं। देखिए पाथवेज इन्वॉल्विंग इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर, स्टीरॉयडल पाथवे होता है, ठीक है। दो तरह के पाथवेज ऑफ एक्शन होते हैं हमारे पास हार्मोन्स के। एक स्टीरॉयडल पाथवे है जो स्टीरॉयड हार्मोन्स पाथवे फॉलो करते हैं, और एक हमारे पास होता है जो प्रोटीन्स फॉलो करते हैं, जो नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन्स पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। दो तरीके से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेशन को। इसमें कौन से आपको नजर आ रहा है? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। ये जो येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? आपकी ब्लड स्ट्रीम में से आया, ये आपकी ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है। ये कैपिलरी शो की हुई है। ब्लड स्ट्रीम में एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आया, इस सेल के पास इंफॉर्मेशन लेकर आया, ठीक है। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये सेल है पूरा। अब लिपिड सॉल्युबल चूंकि लिपिड बाइलेयर से गुजर सकता है, तो वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली क्रॉस करेगा सेल मेम्ब्रेन को, और फिर न्यूक्लियर यहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टीरॉयडल हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो इनसाइड मौजूद होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रिसेप्टर जो है वो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो रिसेप्टर क्या करेगा? यहाँ से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये गुजरेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और फाइनली ये देखें डीएनए पे जाके डायरेक्टली एक्ट कर रहा है, और क्या करवा रहा है? किसी कोई भी जो प्रोटीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा है, और फिर डेफिनेटली जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन हो जाएगी उस प्रोटीन की, और फाइनली वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन हमारे पास यहाँ पहुंच गई। सही है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ट्रांसलेशन वगैरह करा रहा होगा, कोई एक्शन लेट से कंट्रोल करना चाह रहा है तो वो भी वो कंट्रोल कर सकता है। सही है। तो पहला स्टेप क्या है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डिफ्यूजेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आएगा कोई भी इंफॉर्मेशन लेकर, तो वो डिफ्यूज कर जाएगा इजीली थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर वो हार्मोन क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जाकर या इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाकर रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, और एक रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना देगा, जो कि न्यूक्लियस को बता रहा है कि अब हार्मोन आ गया, ठीक है। रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स एंटर्स द न्यूक्लियस एंड ट्रिगर्स जीन ट्रांसक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन की हमें ज्यादा जरूरत है, ठीक है, तो वो उस प्रोटीन की ज्यादा जरूरत किस तरह से पूरी की जाएगी? उस प्रोटीन को ज्यादा बनाकर आप पूरी कर सकते हैं ना, है ना। फॉर एग्जांपल कोई मेटाबॉलिज्म में लेट से कोई प्रोटीन रिक्वायर्ड है अगर आपको, तो वो क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन डायरेक्टली इफेक्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को, और उस प्रोटीन को बढ़ा देगा उसकी मिकदार को, ठीक है। तो और फिर क्या होगा? ट्रांसक्राइब्ड मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स दैट ऑल्टर सेल एक्टिविटी। कम करनी है, ज्यादा करनी है, ये डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब हमें नहीं चाहिए प्रोटीन, तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नॉन स्टीरॉयडल। नॉन स्टीरॉयडल इसका मतलब है कि वो क्या है? हमारे पास हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होंगे, वाटर लविंग हार्मोन्स होंगे ना। जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो तो हाइड्रोफोबिक होते हैं हमारे पास। तो हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स अब आपको पता है वो नहीं गुजर सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। जैसे ऑल अमाइनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन्स बाइंड टू सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। अगर हम अमाइनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन्स की एग्जांपल लेते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर सकते ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन्स को। क्यों डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो मेम्ब्रेन से गुजर ही नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के पास जाके इफेक्ट नहीं कर सकते। अब वो किस तरह से करते हैं? वो करते हैं एक सेकंड मैसेंजर के थ्रू, जो कि उसके अंदर ही मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी यूनिवर्सिटी में कोई आउटसाइडर आता है, ठीक है, तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो उसको अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं ठीक है, आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजनी है आप हमें बता दें, हम ले जाते हैं अंदर। सही है। तो वो चौकीदार बेसिकली क्या है? वो सेकंड मैसेंजर है। वो उसको नहीं एंटर होने दे रहा, जो बेसिकली मैसेज लेकर आया है वो खुद ही जाकर जो है वो मैसेज पहुंचा रहा है, तो वो सेकंड मैसेंजर है, ठीक है। और
ये CAMP किस तरह से सेकंड मैसेंजर है आपको मैं बताती हूँ। साइक्लिक AMP जो है जी, ये हमारे पास पाथवे है। ये देखें, एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन जो है, हाइड्रोफिलिक हार्मोन हमारे पास आया ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज नहीं कर सकता स्टीरॉयडल हार्मोन के थ्रू, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो रिसेप्टर मौजूद है, ये आपको ब्राउन से कलर का नजर आ रहा है ना, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये ट्रायंगल सा बना हुआ है, ठीक है, और ये रिसेप्टर के ऊपर आकर बाइंड हो गया। अब इस रिसेप्टर के बाइंड होने से क्या होता है कि आपके जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक प्रोटीन मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड जी प्रोटीन, वो एक्टिवेट हो जाती है। जब तक यहाँ पर ये रिसेप्टर सॉरी ये हार्मोन आकर नहीं लगेगा, ये जी प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, ठीक है। जैसे ही ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन यहाँ पर रिसेप्टर पर आकर बाइंड होगा, तो फौरन से वो किसको एक्टिवेट कर देगा, जी प्रोटीन, जो कि आपकी मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन के नीचे मौजूद है, ठीक है। अब ये पूरा एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स चलेगा, जो हमने अभी शुरू में बात की थी ना कि हार्मोन जो है वो फिर एक पूरा एक इवेंट इनिशिएट कर देता है, कैस्केड ऑफ इवेंट्स इनिशिएट कर देता है। तो पहला इवेंट उसमें क्या है, ये हार्मोन आया, वो रिसेप्टर पर उसने बाइंड किया और उसने जी प्रोटीन जो कि पहले इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद थी उसको एक्टिवेट कर दिया। अब इस जी प्रोटीन जो अब एक्टिवेट हो गई है, वो जाकर फर्दर एक्टिवेट किसको कर रही है, एडेनिलाइल साइक्लेस को, एडेनिलाइल साइक्लेस को जाके, ठीक है। ये इसके अंदर मौजूद है, एम्बेडेड है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, साइक्लेस एंजाइम है एक। अब ये एडेनिलाइल साइक्लेस क्या करेगा, ये अब एंजाइम्स क्या करते हैं, ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं ना, है ना, कैटालिटिक एक्टिविटी, प्रोसेसेस करवाने में हेल्प करते हैं। तो वो क्या करेगा, इस ATP को हमारी सेल के अंदर जो मौजूद है उसको साइक्लिक AMP में कर देगा। ATP क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइसफॉस्फेट, तो और AMP क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। यानी कि इसको दो फॉस्फेट्स निकाल देगा इसके अंदर से, एडेनिलाइल साइक्लेस। ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CAMP में। तो अब मैंने जब आपको कहा था कि सेकंड मैसेंजर कौन है हमारे पास, CAMP, ठीक है। तो ये CAMP मैं आपको दूसरी डायग्राम में दिखाती हूँ। अब ये जो CAMP बना है ना, ये देखें CAMP बन गया। अब ये बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन करवानी है। जो हमारा हार्मोन आया था वो तो बाहर बैठा है मेम्ब्रेन के, ठीक है, लेकिन वो वहीं से बैठा सारे उसको कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को किसके थ्रू कर रहा है, सेकंड मैसेंजर जो कि क्या है, CAMP। सॉल्युबल हार्मोन आया, उसने सबसे पहले जी प्रोटीन को एक्टिवेट किया, उस जी प्रोटीन ने आगे जाके एडेनिलाइल साइक्लेस को एक्टिवेट किया, और उस एडेनिलाइल साइक्लेस को क्यों एक्टिवेट किया, ताकि वो ATP को जो है वो साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर सके। और वो साइक्लिक AMP क्या करता है बेसिकली, वो मैसेज लेकर जाता है न्यूक्लियस तक, ठीक है। अब ये साइक्लिक AMP जो क्या करता है, वो प्रोटीन काइनेज को भी एक्टिवेट कर देता है, सॉरी ये तो उसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। और ये प्रोटीन काइनेज क्या करती है बेसिकली, फॉस्फोराइलेट करती है प्रोटीन्स को इन द साइटोप्लाज्म, दिस एक्टिवेट्स दीज प्रोटीन्स। अच्छा, प्रोटीन काइनेज जो है वो क्या कर रहा है, और प्रोटीन काइनेज को कौन एक्टिवेट कर रहा है, साइक्लिक AMP, ठीक है। वो प्रोटीन काइनेजेस का फंक्शन क्या होता है, वो फॉस्फोराइलेट करती है प्रोटीन को इन द साइटोप्लाज्म, और दिस एक्टिवेट दीज प्रोटीन्स अलाउइंग देम टू ऑल्टर सेल एक्टिविटी। क्लियर होगी बेटा ये बात कि जो नॉन स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं उनका क्या पाथवे होता है कि वो दूसरे सेकंड मैसेंजर के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, सही है। वो खुद मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास बहुत सारे और एजेंट्स होते हैं जो उनकी इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ जी प्रोटीन, एडेनिलाइल साइक्लेस है, साइक्लिक AMP है, प्रोटीन काइनेजेस है। क्लियर है। देखो, अगर तो किसी प्रोटीन को ट्रांसक्राइब कराना है तो ये CAMP न्यूक्लियस के अंदर इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, लेकिन अगर किसी प्रोटीन को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो साइक्लिक AMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को जाकर एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और वो प्रोटीन काइनेज फाइनली उस इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सही है। तो ये दो पाथवेज हैं, स्टीरॉइड्स डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं और वाटर सॉल्युबल सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं।